Good morning, everyone. What had we done in the previous class? The trading account and balance sheet and profit and loss account. Yes, we had, excuse me. We had discussed the formats of trading account, profit and loss account, and balance sheet. What all items come in trading account, what come in profit and loss account, which ones come in balance sheet, on which side. This all we had discussed yesterday. Then we had written that trading and profit and loss account, also called as income statements, are accounts, while balance sheet is a statement. ठीक है, it is not an account. इसीलिए हम ट्रेडिंग के आगे अकाउंट लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस के आगे अकाउंट लिखते हैं, बैलेंस शीट के आगे हम अकाउंट नहीं लिखते। और इसीलिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ऊपर, बैलेंस शीट में नहीं लिखते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग अकाउंट्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लिख लो ये, डेबिट एंड क्रेडिट इज रिटन, while balance sheet being a statement, debit and credit is not written. Sir, written. Third point, trading account and profit and loss account show incomes, gains, expenses and losses. तो इनका डिफरेंस क्या निकलता है? प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट या लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा पीरियड ऑफ टाइम? अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग में जब हम दिखाते हैं 2 परचेजेस, तो वो किसी एक डेट की परचेजेस नहीं है, वो पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी परचेजेस हुई उसका टोटल है। सिमिलरली व्हेन वी शो सेल्स, तो वो किसी एक डेट की सेल्स नहीं है, वो पूरे अकाउंटिंग ईयर की सेल्स है। व्हेन वी शो रेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो किसी एक डेट का रेंट नहीं है, वो पूरे अकाउंटिंग ईयर में टोटल जितना रेंट पे किया गया है वो है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो मतलब अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। यस, सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी कुछ हम दिखाते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक टैप ओपन की और नीचे बकेट रख दी, तो टैप से पानी फ्लो हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितने सेकंड्स में कितना पानी फ्लो हुआ हम ये कहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बकेट में कितना पानी है वो हम कहेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का यही कॉन्सेप्ट है। इनकम स्टेटमेंट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज बैलेंस शीट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो बैलेंस शीट शोज द अमाउंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट अ पर्टिकुलर डेट। कौन सी डेट? 31 मार्च, जोन से भी ईयर की हमने बैलेंस शीट बनाई है। इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये। Sir, written. Okay, we had discussed earlier that all receipts and all expenditure are of 2 types, revenue receipts or capital receipts, revenue expenditure or capital expenditure। जो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम शॉर्ट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ये कहां पर शो होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस में। जबकि कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई एसेट खरीदा, कोई एसेट बेच दिया, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की या विड्रॉ कर ली,
कोई लोन मिला या लोन रीपे हो गया, इन सब का इफेक्ट कहां पे होता है? बैलेंस शीट में. So all revenues and expenses are shown in the income statement, while all capital receipts and expenditure affect the balance sheet. Clear? Yes, sir. लिख लो. Written? Yes, sir. Okay. If accounting year is not given, take it from April to March. क्वेश्चन में अगर ईयर नहीं दिया हुआ तो पैनिक नहीं करना है कि सर इसमें तो ईयर ही दिया हुआ, क्या करें, क्या लिखें. अगर आपको ईयर नहीं दिया हुआ कि कब से कब तक का है, तो अकाउंटिंग ईयर हमेशा आपने एज्यूम करना है अप्रैल से मार्च. ठीक है. सर अकाउंटिंग ईयर बीच में भी हो सकता है. अकाउंटिंग ईयर कुछ फर्म्स का जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, या किसी और मंथ से, उससे प्रीवियस वाले मंथ तक भी हो सकता है, लेकिन जनरली अप्रैल टू मार्च होता है. इसलिए आपने अप्रैल टू मार्च ही मान के चलना है. लीगल और फाइनेंशियल पर्पस के लिए हमारी कंट्री में अप्रैल टू मार्च ही होता है. लेकिन कुछ बिजनेस फर्म्स एक डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंट्स भी बनाते हैं, कुछ दीपावली टू दीपावली, कुछ बैसाखी टू बैसाखी. तो वो अब ट्रेंड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. मेनली आपको ये ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आपने अप्रैल टू मार्च ही लेना है अकाउंटिंग ईयर. ठीक है. और अगर क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया हो तो ईयर मत लिखो डेट में. ठीक है. जितना दिया हुआ है उतना ही लिख दो. डेट दी हुई है सिर्फ डेट लिख दो. डेट भी नहीं दी हुई तो सीरियल नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांजैक्शंस का वो लिख दो, उसी को डेट मान के. ठीक है. तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है उसमें ईयर नहीं दिया हुआ, कई बार स्टूडेंट सर ये इसमें तो ईयर ही नहीं दिया हुआ, हम लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखोगे. एज एट 31st मार्च फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, आगे डैश कर दोगे बस, ईयर नहीं दिया तो. ठीक है. मंथ नहीं दिया तो मंथ की जगह भी डैश कर दोगे, और डेट नहीं दी तो डेट की जगह भी आप ब्लैंक छोड़ दोगे. सॉरी. क्लियर? बैलेंस शीट में जैसे इन्होंने बोला तो है अकाउंटिंग ईयर इज नॉट गिवन, टेक इट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, तो तब तो सर हम बैलेंस शीट में लिख देंगे एज एट 31st. हाँ, आप लिख दोगे एज एट 31st मार्च. आगे अगर ईयर नहीं दिया हुआ तो 31st मार्च डैश कर दोगे. ठीक है. ओके सर. अब आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक. अगर आपको ध्यान हो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में लिखा था टू ओपनिंग स्टॉक इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा था क्रेडिट साइड पे इफ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस. तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ऐसा क्यों लिखा है. अब वो समझेंगे हम. ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक, हेडिंग लिख लो ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक. फर्स्ट पॉइंट लिखो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. See it in the heading. ओके. डू यू रिमेम्बर जर्नल के चैप्टर में भी हमने स्टॉक की ट्रीटमेंट डिस्कस की थी. Yes sir. ड्यूरिंग द ईयर हम स्टॉक का अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, बट ईयर एंड में अगर कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो हम उसे वैल्यू करते हैं. क्यों वैल्यू करते हैं? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वी हैव टू शो दैट मच परचेज एक्सपेंस which has been used for generating the sales of this year. ठीक है. हमने सपोज 10,000 के गुड्स परचेज किए, सेल किए 16,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000. 6,000. अब इसमें अगर मैं एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दूं कि 1,000 के गुड्स बचे हुए हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ?
सर 5,000। 7,000। कैसे? क्योंकि जो गुड्स बिके 16,000 में, वो कितने के खरीदे थे? 10,000 में से 1,000 वाले तो बचे हुए हैं। इसका मतलब जो गुड्स सेल हुए वो कितने के खरीदे थे? 11,000। नहीं, थोड़ा नहीं ध्यान से सर, सोचो। 9,000। 9,000, 10,000 के गुड्स खरीदे थे, 1,000 के बचे हुए हैं। इसका मतलब जो बिके बिके हैं गुड्स, जो सेल हुए हैं, वो 9,000 के थे। 9,000 के गुड्स 16,000 में बिके हैं, सो प्रॉफिट इज 7,000। एंड दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर हम ये 1,000 हमारे परचेज एक्सपेंस में से लेस नहीं करते हैं, तो परचेज एक्सपेंस 10,000 ही शो हो जाएगा। 10,000 शो हो जाएगा और सेल 16 है, तो प्रॉफिट निकलेगा 6,000, जो कि गलत होगा। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है ये जो 1,000 के गुड्स बच गए, इनको इस साल का एक्सपेंस मत मानो, बिकॉज इस साल ये बिके ही नहीं। ठीक है, तो हम किसको मानेंगे एक्सपेंस? जितने गुड्स इस साल बिके हैं उसे इस साल का एक्सपेंस मानेंगे। और ये 1,000 के गुड्स नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस माने जाएंगे जब ये नेक्स्ट ईयर बिकेंगे। तो इस साल की परचेज में से हमने इन्हें लेस करना है और नेक्स्ट ईयर की परचेज में ऐड करना है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? 1,000 के लिए हम एंट्री कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ईयर एंड पे। लिख लो ये एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। रिटर्न, हाँ लिख लो, सिर्फ एंट्री लिख लो, एक्सप्लेनेशन तो हमने डिस्कस कर ली है। ओके सर। सर सो देन रिटर्न। ठीक है, नाउ व्हेन दिस एंट्री इज पास्ड, इफेक्ट क्या होगा इस एंट्री का? एक लेजर में नया अकाउंट खुल जाएगा, स्टॉक अकाउंट, जिसमें डेबिट बैलेंस होगा। हमने जो एग्जांपल लिया 1,000 का, और परचेज अकाउंट जिसमें 10,000 का डेबिट बैलेंस था, उसमें क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट 1,000, और अब उसका बैलेंस कितना बचेगा परचेज अकाउंट का? 9,000। 9,000, वेरी गुड, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टॉक अकाउंट अब खुला है नया लेजर में और इसका डेबिट बैलेंस है, दिस इज अ रियल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, तो ये कहां पर शो होगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया। ट्रायल बैलेंस के प्रेपरेशन से पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो गई और ये एंट्री पास हो गई। तो ये एंट्री पास होने के बाद लेजर्स क्लोज होंगे। ट्रायल बैलेंस में स्टॉक अकाउंट आ जाएगा डेबिट बैलेंस के साथ 1,000, उसे हम प्लेस कर देंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। परचेजेस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आएगा इसकी रिवाइज्ड वैल्यू 9,000 पे, और उसे हम प्लेस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 9,000 टू परचेजेस। क्लियर? यस सर। सो कंक्लूजन इज, व्हेन स्टॉक or closing stock is given inside the trial balance, show it among the assets। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ ओपनिंग है या क्लोजिंग है, डेट भी नहीं दी हुई, अगर तो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है, हम उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर डेट दी हुई है, डेट से पता चल जाएगा हमें क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है, अकॉर्डिंगली वी विल ट्रीट इट। But if nothing is written, just stock is written inside trial balance and nowhere else stock is written inside or outside the trial balance, then by default we will assume that stock to be closing stock। Clear? सर लेकिन हमने बैलेंस शीट की जगह यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया है क्लोजिंग स्टॉक, तो अभी करते हैं डिस्कस वो भी। ये जितना मैंने अभी कहा वो समझ में आया? यस सर।
लिख लो ये, when stock or closing stock is given inside the trial balance, show it among the assets. Yes, Punya. Good morning, sir. Good morning. Sir, I want to participate in the discussion. वो late join हो रहा था बार बार. No problem. Good. Yes, Prishita, you were saying something. सर ट्रायल इनसाइड द ट्रायल बैलेंस मतलब कि ट्रायल बैलेंस से पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया. जी, उससे पहले एडजस्ट हो गया. ये लिखा था ना बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये एंट्री हो जाएगी तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर करेगा. लिख लिया? yes. अब देखो प्रीशिता, जो तुम्हारा डाउट था, तुम कह रही थी ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा है. पढ़ो क्या लिखा है. क्लोजिंग स्टॉक के आगे इफ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस लिखा है, इनसाइड नहीं लिखा है ना. तो क्लियर है ये बात अब. So if closing stock is given inside the trial balance, show it among the assets. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सपोज ट्रायल बैलेंस बन चुका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी शुरू हो गई, उसके बीच में कभी हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चली, तो अब हम परचेज अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, स्टॉक को परचेज अकाउंट के थ्रू एडजस्ट नहीं करेंगे. अब हम सीधा परचेज अकाउंट जहां पर जाता है, कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग में. तो हम उसे अब सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे. ठीक है. सो एंट्री बिकम्स स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. लिख लो. सर मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक से शुरू कर दूँ काम सेकंड पॉइंट से? बिल्कुल कर दो. फर्स्ट पॉइंट भी लिख लो जल्दी से, टाइम थोड़ी लगेगा. सिर्फ ये बोल्ड वाला लिखना है. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. उसके बाद लिखो जर्नल एंट्री ये वाली. उसके बाद लिखो लास्ट का जो बोल्ड में है. ओके सर. ठीक है, जल्दी से लिख लो. ऐसे ही सेकंड पॉइंट का, बाकी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है. सर थोड़ा ऊपर कर दो. ठीक है. सर थोड़ा ऊपर कर दो. अच्छा, वो तो अभी हम करेंगे ना डिस्कस. यहां तक लिख लिया स्टॉक टू ट्रेडिंग? नहीं सर, वो ऊपर फर्स्ट वाला पॉइंट के लिए बोल रही हूँ, उसके लिए ऊपर कर दो. किया तो था ये रहा. हाँ सर, हाँ बस सर. ओके गुड. तो जब ये एंट्री होगी तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर तो दिया नहीं होगा, क्योंकि तब जब तक ट्रायल बैलेंस बना तब तक तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं हुआ था, है ना. यस और नो? यस सर. तो इस केस में स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया होगा ट्रायल बैलेंस के बाहर. ठीक है. सो व्हेन स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एसेट में तो उसे दिखाना ही है क्योंकि वो एसेट है, लेकिन साथ साथ हमें उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे भी दिखाना है, क्योंकि परचेज में वो एडजस्ट नहीं हुआ है तो सीधे ट्रेडिंग में हम एडजस्ट कर देंगे. जब हम ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में परचेजेस है और क्रेडिट में आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक. तो जब ट्रेडिंग की क्लोजिंग होगी ट्रेडिंग अकाउंट की, तो आपस में ये एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. गेटिंग इट? यस सर. लिख लो ये भी. व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस,
तब इसका मतलब वो दो जगह शो करना है, एसेट्स में तो करना ही है, उसके साथ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे भी शो करना है। जब भी कोई अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम में दिया होता है, मतलब उसकी डबल एंट्री हो चुकी है, तब वो वहां तक पहुंचा है। अगर ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम में नहीं दिया हुआ कोई अमाउंट, मींस उसकी डबल एंट्री नहीं हुई, तो उसका डबल इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए जिससे। और इसीलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में इफ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। रिटर्न सर रिटर्न। ओके, अब थर्ड पॉइंट लिखो, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक को चाहे हमने ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले या बाद में एंट्री करी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट तो हो गया। ड्यूरिंग द ईयर हमने ये अकाउंट मेंटेन नहीं करना, नेक्स्ट ईयर के परचेज में ऐड करना है, तो वेरी नेक्स्ट डे जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और उसे हमने परचेजेस अकाउंट में ऐड करना है, तो इसलिए एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। लिख लो ये एंट्री। Written? Sir, written. Okay, now tell me what will be the effect of this entry. नेक्स्ट ईयर का परचेज अकाउंट जो कि जीरो था, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है नेक्स्ट ईयर, इमीडिएटली इस स्टॉक के बैलेंस से जो 1000 हमने एग्जांपल लिया था उससे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गुड्स उस साल मोस्ट प्रोबेबली सेल होंगे, तो उस साल के एक्सपेंस में ऐड हो गया। और स्टॉक अकाउंट जो हमने ओपन किया था प्रीवियस डे, वो स्टॉक अकाउंट अब क्लोज हो गया। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर ये एंट्री स्किप हो गई, ये एंट्री करना भूल गए, तो क्या हो गया, ये स्टॉक अकाउंट ओपन रह जाएगा पूरा साल, और ईयर के एंड में जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ये ओपनिंग स्टॉक उसमें अपीयर होगा, क्योंकि साल के शुरू से ये स्टॉक चला आ रहा है, तो ये उस साल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। गेटिंग इट? Yes, sir. So if opening stock is given in trial balance, तो हमें क्या करना है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर देना है, क्योंकि परचेज में उसका अमाउंट ऐड होना था जो कि नहीं हुआ, तो ट्रेडिंग में जब हम डेबिट साइड पे दिखा देंगे, परचेज भी डेबिट साइड पे है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये लिख लो, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, शो इट ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक कौन से कॉलम में आता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में ही आएगा। स्टॉक तो चाहे क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो, दोनों डेबिट में ही आएंगे, क्योंकि एसेट है। ठीक है, इसीलिए देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा था डेबिट साइड पे पहली लाइन में, टू ओपनिंग स्टॉक इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। कैन ओपनिंग स्टॉक बी गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस? नहीं, क्योंकि या तो वो पहले ही परचेजेस में हो जाएगा या फिर ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड, नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले साल से जो बचा हुआ स्टॉक था, या तो वो पहले से परचेज में इंक्लूडेड होगा, या फिर अगर इंक्लूडेड नहीं है तो अलग से ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा होगा, तो ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस नहीं हो सकता ओपनिंग स्टॉक। क्लियर यहां तक? Yes, sir. अब हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बट राइट नाउ the time is short to complete that illustration, so we'll do it in the next class now. Okay,
आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कशन को स्टॉप करेंगे. एनी डाउट एनीवन? नो? ओके, थैंक यू. Thank you, sir. sir.